हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण गुर्जर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजसमंद वाले गुरुजी पर। तो दोस्तों, हाल ही में 27 और 28 फरवरी को जो रीट पात्रता परीक्षा, रीट जिसको हम कहते हैं रीट प्री एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ राजनीति विज्ञान के सवाल पूछे गए थे। उसका जो है हम विस्तार से जो है अध्ययन करेंगे इसमें। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, वर्तमान में कंपटीशन का एग्जाम है, खूब सारा कंपटीशन है, इसलिए हमें अलग अलग हजारों किताबों पढ़ने से अच्छा है कि हम एक किताब को 1000 बार पढ़ें। तो दोस्तों, वही आदमी सक्सेस होगा जो एक किताब को बार बार पढ़ेगा और स्मार्ट स्टडी करेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें हमें जो है ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी बुकों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें से हूबहू सवाल उठ के आते हैं। जो वर्तमान जो रीट की परीक्षा हुई, उस रीट की परीक्षा में राजनीति विज्ञान कक्षा 11 की किताब से कुछ सवाल आए हैं, वो मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूं। तो उसमें से पहला प्रश्न था कि 91वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में या विधानसभा, राज्यों में विधानसभा के सदस्यों के कितने प्रतिशत सदस्य है जो मंत्री बन सकते हैं। तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर था कि 15% जो सदस्य हैं वो मंत्री बन सकते हैं। आइए देखते हैं 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो है वो दोस्तों 2003 में हुआ था, 2003 में। और इसके तहत दो फैसले दिए गए थे। पहला फैसला था कि दल बदल से संबंधित था। पहला फैसला था दल बदल से संबंधित। दल बदल क्या होता है? दल बदल कि अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी के निश्चित चुनाव चिन्ह लेकर जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसको दल बदल कहा जाता है। तो इस दल बदल की जो ये समस्या है, इस समस्या को रोकने के लिए सबसे पहले कानून बनाया गया था 52वें संविधान संशोधन के तहत। और कहा गया था कि अगर 1/3 सदस्य या इससे ज्यादा सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जा सकता। इससे अगर कम सदस्य करेंगे तो उसको दल बदल मानेंगे और उनकी सदस्यता को समाप्त करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इसी से संबंधित जो 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें दल बदल में जो है इस 1/3 जो सदस्य संख्या थी, इसको बढ़ा करके कर दिया 2/3, कि अगर 2/3 या 2/3 से अधिक सदस्य एक साथ दल बदल करते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, और इससे अगर कम करेंगे तो उसको दल बदल माना जाएगा। पहली बात तो ये कि 91वां संविधान संशोधन से दल बदल पर रोक लगाने के जो है इन्होंने 2/3 बहुमत को की बात करी। दूसरी बात है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो मंत्री परिषद का जो आकार है, मंत्री परिषद का आकार, उसको जो है क्या किया गया? सीमित किया गया। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि गठबंधन की सरकारें बनती थी। गठबंधन सरकार क्या होती है? दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के किसी सरकार का निर्माण करती है। तो उसमें जैसे ही मानते हैं कि 3 पार्टियां हैं, ये 3 पार्टियों ने मिलकर के किसी राज्य में सरकार का गठन किया है, तो ये पार्टी इसको बहुमत देगी, ये पार्टी भी इसको बहुमत देगी, तो ये क्या बन जाएगी? ये सरकार बनाएगी। तो ये दूसरी पार्टियां भी हैं, ये पार्टियां चाहेगी कि हमारे भी कुछ सदस्य जो हैं वो मंत्री बने। इससे क्या, मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिससे क्या देश का खर्चा ज्यादा होता था, उनको बंगलो देना पड़ते थे, उनको गाड़ियां देनी पड़ती थी। तो जो पैसों से संबंधित व्यय था, वित्त से संबंधित व्यय था, वो भी ज्यादा खर्च होता था। इसलिए इस 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया और कहा कि अब जो केंद्र में लोकसभा के 15% और राज्य में विधानसभा के 15% से अधिक जो है सदस्य मंत्री नहीं हो सकेंगे। जैसा ही हम उदाहरण देखते हैं, ऐसा उदाहरण हम देखते हैं राजस्थान से संबंधित। राजस्थान में वर्तमान विधानसभा की सीटें हैं 200, तो 200 का 15% होता है बराबर 30। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 मंत्री हो सकते हैं। अब अगला सवाल उठ के आता है कि क्या इन 30 मंत्रियों में मुख्यमंत्री भी शामिल है, या 30 के साथ एक मुख्यमंत्री होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब रहेगा कि ये इन 30 जो मंत्री है, इनमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहेगा। मतलब 29 तो मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री, सीएम। तो ये कुल मिलाकर के जो है 30 जो है राजस्थान में रहेंगे। मतलब 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। तो दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आया था 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन से के तहत पंचायती राज विभाग को कितने कार्य हस्तांतरित किए गए? तो इसका सीधा सा उत्तर था 29 कार्य इसको दिए गए। अब देखो, 73वां संविधान संशोधन 73 और एक था 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हमने देख ही लिया, पंचायती राज से संबंधित था। और 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकायों
नगरीय निकाय से संबंधित था। जब इसमें कार्यों के हस्तांतरण की बात आती है तो पंचायती राज के जो है इसको टोटल 29 कार्य दिए गए कि आप कितने कार्य करोगे। 29 कार्यों की सूची दे दी गई है कि ये कार्य आप करोगे। इसके बाद नगरीय निकाय की बात आती है तो इसमें 18 कार्य आते हैं। नगरीय निकाय कौन कौन से 18 कार्य करेंगे उनकी अलग से सूची इनको दे दी गई। तो इस सवाल का उत्तर जो है वो 29 कार्य था। और अगर ऐसे पूछते हैं कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने कार्य दिए गए नगरीय निकाय को, तो 18 इसका सही उत्तर होता। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 कि अनुच्छेद 334(1) के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, ध्यान रहे या अनुसूचित जनजाति की बात हो रही, ना कि अनुसूचित जाति की। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें जो है आरक्षित है, तो यहां सीधा सा इसका उत्तर था 47 सीटें इसकी आरक्षित है। अब देखो यहाँ एससी और एसटी दोनों को आरक्षित सीटें दी गई है। एससी अनुसूचित जाति, एससी का मतलब क्या होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ एसटी को 47 सीटें दी गई है आरक्षित और अनुसूचित जाति को 84 सीटें इनको दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 61वां संविधान संशोधन। जो 61वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित था? फिर ऑप्शन थे 4 की ये और ये ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो सबसे पहले देखते हैं 61वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ कब? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। यह अधिनियम ये बना, संशोधन हुआ। अब इसके तहत क्या बात की गई? इसके तहत जो है मताधिकार, मताधिकार का मतलब क्या है? वोट देने का अधिकार। तो मताधिकार की उम्र पहले 1988 से पहले कितनी थी? 21 वर्ष। तो 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र जो 21 वर्ष थी उसको घटा करके कर दी है 18 वर्ष। तो सीधा सा उत्तर था इसका कि मतदान की उम्र को 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष इसको किया गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि कौन सा मूल अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये मौलिक अधिकारों के वाले पार्ट में से आया है कि जो बच्चों के शोषण संबंधी अधिकार है वो, तो इसमें एक आता है कि शोषण, इसमें सीधा सा उत्तर था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार इससे संबंधित था। इसका सीधा उत्तर यह था। अब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मूल संविधान में अगर प्रश्न ऐसा था कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो उत्तर होगा इसका 7। मूल संविधान का मतलब जब संविधान लागू हुआ तब। उसके बाद बात करते हैं कि वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में 6 है। तो अंतर आ गया एक का। एक अधिकार कहां गया? तो एक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। पहले यह प्रावधान था कि जो आदमी चाहे जितनी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये संविधान संशोधन करके इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से इसको हटा दिया और अनुच्छेद 300 क में इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया इसको। तो अब ये मौलिक अधिकार ना होकर के क्या है? कानूनी अधिकार। और मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकारों में अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अपन न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं और कानूनी अधिकार अन्य अधिकारों की तरह होता है, इसके हनन होने से हम सुप्रीम कोर्ट या जो न्यायपालिका उसकी सहायता हम नहीं ले सकते हैं। ये इसमें अंतर होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं छठा प्रश्न आया था कि किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना? तो इसका सीधा सा उत्तर था अनुच्छेद 74(1). अनुच्छेद 74(1) में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद, ना कि मंत्रिमंडल। ध्यान रखना है, मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार उपयोग हुआ है संविधान में, वो भी अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात जब आपातकाल लगता है 352 अनुच्छेद के तहत, तब यहां पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया संविधान में केवल एक बार। यहां पर अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री। यह सवाल आया था, तो इसका उत्तर था 74(1). अगला प्रश्न हम देखते हैं कि दो राज्यों के बीच में विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार, यहाँ क्षेत्राधिकार की बात हो रही। तो मूल रूप से जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके क्षेत्राधिकार कुछ इस प्रकार है।
अपीली क्षेत्राधिकार। पहला है अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। दूसरा है मौलिक क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार। तीसरा है इसमें सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो इन क्षेत्राधिकारों में से जो है दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका सीधा सा उत्तर था मौलिक क्षेत्राधिकार। क्यों है वो भी बताएंगे आपको। देखो, पहला था अपीली क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर निचली अदालत में, जैसे हाई कोर्ट हो गया या कोई अधीनस्थ न्यायालय है, उसमें अगर उसके खिलाफ कोई मामला चल रहा है, उसको सजा हुई, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपील करे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, कि मेरा ये केस है, मैं इस सजा या जो भी इसका फैसला है उससे असंतुष्ट हूं, तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। तो इस प्रकार जो निचली अदालतें हैं उनमें कोई केस चलता है तो वो व्यक्ति जो होता है वो अपील कर सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए इसको कहा गया है अपीली क्षेत्राधिकार। अगला आता है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। इसमें आते हैं दो राज्यों के बीच में, या किसी एक राज्य या केंद्र के बीच में, या एक राज्य या कोई संघ शासित प्रदेश है उसके बीच में, इस प्रकार के कोई भी विवाद हो जाते हैं तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय इसका जो है निपटान करेगा। तो ये इसके मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है। जैसे एक उदाहरण और देखें तो जैसे अपने मौलिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। फिर आता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये आता है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 143 में जो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो किसी ऐसे मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकते हैं, सलाह मांग, एडवाइस मांग सकते हैं। तो वो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है, और उस एडवाइस को मानना या न मानना वो राष्ट्रपति के विवेक पर काम करता है, कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस सलाह को मान सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकता है। ये ऐसा प्रावधान सलाहकारी में आता है। इसलिए ये मूल रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है, और दो राज्यों के बीच विवाद वाला है उसमें सही उत्तर था मौलिक क्षेत्राधिकार। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न कुछ जो थे संविधान के प्रश्न इसमें आए और इनकी अपन ने व्याख्या की। तो इसी प्रकार के कोई एग्जाम होंगे तो उसके जो प्रश्न आएंगे उनका अपन विस्तार से जो है इसमें अध्ययन करेंगे। इसलिए आप बने रहे आपके अपने YouTube चैनल राजसमंद वाले गुरुजी पर। धन्यवाद।